कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान का बजट 2021-22 पेश किया गया है और राजस्थान के अंदर पिछले लंबे काफी समय से शराबबंदी को लेकर के अभियान भी चलाया जा रहा था और इस अभियान को शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा के द्वारा चलाया जा रहा था। उन सभी की मांग थी कि राजस्थान के अंदर आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौतें भी हो रही हैं, तो इसी के संदर्भ में इस शराब को बंद किया जाए राजस्थान के अंदर। और इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषित किया कि स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा जी के नाम से प्रदेश के अंदर एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की है। तो इसी को लेकर के हमारे साथ पूनम अंकुर छाबड़ा, जो शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो पूनम जी, स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा जी के नाम से शराबबंदी आंदोलन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात कही है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो ये पहल मुख्यमंत्री द्वारा की गई है स्वर्गीय छाबड़ा जी के नाम से अभियान की घोषणा और उसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट उन लोगों ने तय किया है। सबसे पहले हम इसकी जो पहल इन्होंने की है उसकी हम लोग सराहना करते हैं और हमारे पूरे संगठन में बहुत जोश है, बहुत खुशी की लहर है सब में और सबने स्वागत किया है इस फैसले का और हमारे सारे समर्थकों में खुशी की लहर है। हम स्वागत करते हैं उनके इस फैसले का। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत लंबे समय से इस आंदोलन को लगातार चलाते हुए जा रहे थे और इसी को लेकर के लगातार आप लोग इसमें सक्रिय भी थे और शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी को देखते हुए 5 करोड़ की राशि निर्धारित की है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं छाबड़ा साहब का जो बलिदान है राजस्थान के लिए वो सबसे बड़ी प्रेरणा है हम लोगों के लिए और कहीं ना कहीं जो कार्य छाबड़ा जी ने किए थे उसको उन मुख्यमंत्री साहब ने खुद ने भी बहुत बार सराहना की और खुद उनसे परोक्ष रूप से आकर मिले हैं उनके अनशनों के दौरान और छाबड़ा साहब उनके लिए बहुत बड़े बोलते हैं ना मार्गदर्शक रहे हैं गहलोत जी के लिए हमेशा से। तो कहीं ना कहीं छाबड़ा साहब ने जो इतने अच्छे कार्य किए, हम लोगों ने उनकी प्रेरणा के साथ में जो कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सफलता जो है उन्हें दिखी और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को नजर में रखते हुए गहलोत जी ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं छाबड़ा साहब की छाप थी, उनके कार्य की छाप रही है राजस्थान में, जिसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन पूनम जी, अगर हम वहीं दूसरी ओर देखें तो सरकार ने देशी और अंग्रेजी शराब के ठेके की दुकानों को मर्ज कर दिया है। तो अगर उन्होंने देशी और अंग्रेजी शराब के ठेकों को मर्ज कर दिया और दूसरी तरफ ये अभियान चलाने की बात करी है, तो आखिर ये क्या चल रहा है कि एक तरफ तो दोनों को मर्ज किया जा रहा है और एक तरफ अभियान चलाने की बात चल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं हम इस चीज को इस रूप से देखते हैं कि छाबड़ा साहब ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं और कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं खौफ है राजस्थान में छाबड़ा जी का और उनको आदर दिया गया है इतने बड़े सम्मान के साथ में, जिसका हमने स्वागत किया है। साथ ही साथ इन्होंने जो कार्य किया है कि देसी और विदेशी को सबको एक ही दुकान कर दिया गया है और काफी सारी एक ही लाइसेंस पे इन्होंने 3-4 दुकानों के लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए कि एक पॉट में इतनी सारी दुकानें खोल सकते हैं। वो लाइसेंस मिलने वाले हैं लोगों को बहुत ही जल्दी। तो कहीं ना कहीं दोगली रणनीति तो जरूर है कि ऊपर से खुशी हम लोगों को मनाने दी जा रही है, यानी कि शराबबंदी के जो समर्थक हैं उन लोगों को खुश करने के लिए एक ये पैकेज जरूर सामने आया है, लेकिन अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं ये लोग अपनी कमाई के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल कर लाए हैं, जिसके लिए हम लोग दुकान कर दी जाए, एक ही दुकान में अगर दोनों चीजें मिल दी जाए तो राजस्व का खजाना तो लगातार बढ़ता ही जाएगा। और वहीं उसी राजस्व के खजाने में से अगर आप लोगों को 5 करोड़ रुपए की राशि दे दी जाए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 14 से 15 हजार करोड़ का टारगेट इन लोगों ने रखा है इस बार। शराब के व्यापार से जो इनको आय होगी, जो राजस्व होगा, वो 15,000 करोड़ रुपए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। और अगर 5 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए हम लोगों को तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, छाबड़ा साहब के काम को जो उल्लेखनीय कार्य रहे हैं उसको एक सम्मान मिला है, जिसकी हम लोग सराहना करते हैं। बल्कि साथ ही साथ इन्होंने जो राजस्व को बढ़ाने के लिए इतने सारे कार्य इस बार किए हैं, इतने सारे टारगेट्स रखे हैं, उसके लिए जरूर दोबारा मैं हमेशा खड़ी रहूंगी और जब तक राजस्थान में शराबबंदी नहीं होगी उसके लिए कार्य करूंगी। और ये जितना करोड़ का ये लोग राजस्व अब लेकर आ रहे हैं कि इन्हें इससे प्रॉफिट होगा, उसके लिए मैं लगातार आंदोलन करूंगी, अनशन करूंगी, मार्च करूंगी। जिस तरीके से इनके सामने खड़ी हो सकती हूँ मैं खड़ी होंगी और मैं इन्हें ये काम नहीं करने दूंगी। बिल्कुल, सरकार बजट तो पेश करती है लेकिन उस बजट के अंदर जितने भी वादे किए जाते हैं वह सभी लगभग पूरे नहीं होते।
और अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 करोड़ की राशि निर्धारित भी की है, इसकी जगह वो शराब को बंद भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। यानी कि मैं ये कहती हूँ कि अगर 6,500 करोड़ का राजस्व हमारे राजस्थान में आ रहा था, उसको आपने डबल से भी ज्यादा बढ़ा के 15,000 करोड़ का टारगेट रखा है, तो अपने आप में वो सोचनीय है। आप सोचिए किस तरीके से डबल से ज्यादा इन्होंने राजस्व कर दिया है कि हमें इससे इतना प्रॉफिट लेना है, तो कहीं ना कहीं वो और आधा किया जा सकता था। यानी कि 6,500 करोड़ से ये लोग आधा कर सकते थे उसको, लेकिन उन्होंने नहीं करी क्योंकि मंशा नहीं है राजस्थान में शराब बंदी करने की, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्व आता है इनको इस डिपार्टमेंट से। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि इसको मेंटेन करने में, इसको आगे लेकर जाने में और इसका रख रखाव करने के लिए कितने ऑफिसर्स लगते हैं, पूरे एक डिपार्टमेंट तैयार किया जाता है, डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए जाते हैं, ये वो सब चीजें नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि एक मोटी काली कमाई जो इनकी जेबों में जाती है, जो 15,000 करोड़ राजस्व के अलावा है, वो इनको बहुत प्यारी है। लेकिन पूनम जी, अब जो ये जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमेशा हमारी जो सरकार ऐसी पहले लेकर आती है, जो ऐसी चीजें लेकर आती है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं और उनको हमेशा सहयोग देते हैं। तो जो ये बजट में इन्होंने ये पेश किया है कि ये इस तरीके से अभियान चलाया जाएगा, हमारा संगठन हमेशा पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन जहां बात आएगी कि ये इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए, शराबबंदी आंदोलन को सहयोग करना चाहिए, या हमारी जो रणनीतियां होती है हमारे संगठन के साथ में जो मिलकर तय की जाती है, मैं तब तक नहीं रुकने वाली हूं जब तक राजस्थान में शराबबंदी नहीं होगी। वो मेरी साथ के साथ में चलती रहेंगी। लेकिन सरकार अगर कोई ये चीज़ लेकर आई है तो हम उसका स्वागत करते हैं और सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल पूनम जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपका ये अभियान बहुत अच्छा जाए और राजस्थान में शराब भी बंद जरूर हो जाए। तो ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पलकी जी, थैंक यू सो मच। खबर भीलवाड़ा से, जहां उपखंड अधिकारी कार्यालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी कृष्ण कुमार चौबे 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने उसे 2,500 रुपए लेते हुए पकड़ा है। जमीन सेटलमेंट की एवज में ये 5,000 रिश्वत मांग रहा था। 2 बार में 2,500 रुपए ले चुका है। आरोपी पर कार्रवाई जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021 और 22 की घोषणा की है। इस बजट के अंदर आम जनता कई आस लगाए बैठी हुई थी कि उनको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसमें आम जनता को ज़्यादा राहत नहीं पहुंची है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत हद तक आम जनता को राहत भी प्रदान करी है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बजट के अंदर स्कूलों के लिए एक तोहफा दिया गया है, तो साथ ही साथ जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए जाएंगे उन सभी के लिए बसों का किराया भी मुफ्त किया गया है, और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को ड्रेस और साथ ही साथ भोजन के अन्य कई सुविधाएं भी दी गई हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि हमारा सीना 56 इंच का नहीं है, हमारा सीना 60 इंच का है, और इसी को लेकर के हमने अपना यह बजट भी घोषित किया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि देश में टीकाकरण कोरोना का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। इसके अंतर्गत जो अब एजेड आदमी हैं उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इस टीकाकरण अभियान के दौरान 60 साल से अधिक और 45 साल से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, और इसमें आम जनता को राहत भी मिलती हुई नजर आएगी। और आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत 60 साल से अधिक की उम्र और 45 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को बीमारी के आधार पर टीका लगाया जाएगा, जिसमें जिसको ज़्यादा अधिक बीमारी होगी उसी के आधार पर उसको पहले टीका लगाया जाएगा और उसके बाद में बाकी जनता को टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि गुजरात के अहमदाबाद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोटेरा स्टेडियम जो था उसका अब नामकरण चेंज किया जाएगा और उसको अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रखा जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर हम आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि गुजरात का जो मोटेरा स्टेडियम है वह बहुत बड़ा स्टेडियम है और अब उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया जाएगा और इसी के साथ में उन्होंने यह घोषणा भी की है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि अब लगातार देश के अंदर कोरोना वायरस बढ़ता हुआ ही जा रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, धारा 144 भी लागू है और साथ ही साथ शादी ब्याह और समाज पार्टी या रैली के अंदर 50 लोगों से ज़्यादा की छूट भी नहीं दे रखी है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केस पाए जा रहे थे, अगर हम उसकी बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पिछले काफ़ी समय से कोरोना के केसों में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन कल एक बार फिर से इन केसों के अंदर इजाफा हुआ है और यह केस बढ़ करके अब 30 तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ राजधानी जयपुर के अंदर जो मानसरोवर इलाका है उसमें अभी तक केसों की संख्या इतनी नहीं आ रही थी, लेकिन कल राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। और इन केसों की बात करें तो राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में कल 5 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि तीसरे टेस्ट मैच में जो डे नाइट टेस्ट मैच इंग्लैंड और भारत के खिलाफ में खेला जा रहा है, उस टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। यह नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन इसमें पहले दिन भारत ने अच्छी पकड़ बनाई है और इंग्लैंड को मात्र 112 रनों पर ऑल आउट भी कर दिया। साथ ही साथ भारत ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन मैच के खत्म होने तक 99 रन तक बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। यानी इस मैच के अंदर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और साथ ही साथ इस मैच को जीतने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की परिवर्तन रैली को रोक दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बंगाल से, जहां पहले ओवैसी की रैली को रोका गया, वहीं अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली पर भी रोक लगा दी गई है। रैली पर रोक लगाने के बाद जेपी नड्डा ने कहा है कि बंगाल में विपक्ष को रोका जाता है। दौलत सिंह पर हुए हमले पर निष्पक्ष जांच के लिए सेवड़ा उपखंड में हिंदुओं ने ज्ञापन सौंपा है। दौलत सिंह पर कातिलाना हमला प्रकरण के आरोपी वसीर खान को इटादा में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2017 में धर्मगुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने को लेकर इनकी रंजिश थी। आपसी रंजिश के चलते वसीर खान ने दौलत सिंह पर कातिलाना हमला किया था। फिलहाल एसएचओ बूटाराम ने जानकारी दी है कि दौलत सिंह का जोधपुर में इलाज चल रहा है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जयपुर शहर में लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और इन्हीं अवैध निर्माण को लेकर के विधानसभा सांगानेर के जनसेवक के वार्ड पार्षद का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अवैध निर्माण को लेकर के विधानसभा सांगानेर के जनसेवक के वार्ड पार्षद का बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है और इस मामले में पार्षद का कहना है कि मेरे क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का यह पूरा मामला है और पार्षद का कहना है कि मेरे क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर के पार्षद जेडी के उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं और उन्होंने कहा कि मेरे को खर्चा पानी देना होगा। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पार्षद जेडी के उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे को खर्चा पानी देना होगा। अब देखने की बात तो इसमें यह है कि जब जनता के रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो फिर आम जनता का आखिर क्या होगा। देखें न्यूज़ 19 पर इसका बड़ा खुलासा पार्षद व जेडीए जोन प्रवर्तन अधिकारी का।
वहीं उदयपुर वाटी के पास नागला में किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत नांगल में स्थित टोंक पर दूसरे दिन बुधवार को भी किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में धरना जारी रहा। इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून को लेकर सरकार नहीं झुकेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कृषि कानून को लेकर किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। किसान टोल पर 24 घंटे धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन चाक चौबंद नजर आ रही है। कहना है जब तक हिंदुस्तान के किसान की जो मांगे हैं पूरी नहीं होती, जो तीनों कृषि के विरुद्ध जो कानून बनाए हिंदुस्तान की सरकार ने, उनको सरकार वापस नहीं लेती और एमएसपी की गारंटी नहीं देती, तब तक जो टोल को बंद कराने के बाद जो हम धरने पे बैठे हैं, उस धरने को जब तक हिंदुस्तान के किसान की मांगे पूरी नहीं होगी, यह आंदोलन जारी रहेगा और टोल पे किसान बैठा रहेगा। लोगों को परेशानी का सामना कहाँ करना पड़ रहा है, लोगों को तो फ़ायदा मिल रहा है। आने वाले दिनों में जो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा जिन कानूनों के द्वारा, वो नुकसान नहीं है क्या? अगर ये तीनों कानून हिंदुस्तान में लागू हो गए तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा, हिंदुस्तान की मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के किसान की ज़मीनें चली जाएंगी। तक हिंदुस्तान के किसान का कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी की सरकार गारंटी नहीं देगी, तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं बारा में खेल मैदान पर मेला लगाने का विरोध किया गया है। लोगों ने कहा है कि खेल के मैदानों को खेलों के लिए सुरक्षित रखा जाए। शहर के हृदय स्थल स्थित श्री राम स्टेडियम में व्यावसायिक मेला लगाने के विरोध में बुधवार को जिला कलेक्टर को खेल संघों की ओर से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में इस स्टेडियम का किसी तरह उपयोग किया गया तो पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। ज्ञापन में जिला फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष निर्मल माथेड़िया ने बताया कि जो कई खेल प्रतिभाओं व कई राष्ट्रीय खिलाड़ियों बेहतरीन प्रदर्शन का गवाह रहा है, उस खेल मैदान पर लगने वाले मेलों से जहां मैदान की दशा बिगड़ती है, वही खिलाड़ियों को अपना बेहतर खेल प्रदर्शन दिखाने में भी परेशानी महसूस होती है। ऐसा ही वाकया आज बुधवार को हुआ, जब पत्रिका मेले नाम पर श्री राम स्टेडियम को अधिग्रहित किया जा रहा था। मेले वालों ने जूनियर खिलाड़ी को बाहर निकाला। जैसे ही खेल संघों को मालूम हुआ तो खेल संघों के प्रतिनिधियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। फुटबॉल संघ के निर्मल माथेड़िया, ओलंपिक संघ के सत्येंद्र बाबा, हॉकी संघ के अरविंद त्यागी, हैंडबॉल संघ के प्रहलाद सिंह, फुटबॉल के सचिव अब्दुल अजीज, पार्षद अनवर अली, वीरेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट दिलीप सिंह, अरविंद बघेरवाल, चंचल शर्मा ने कहा कि खेल मैदान के लिए ही सुरक्षित रहना चाहिए। श्री राम स्टेडियम के नजदीक 3 विद्यालयों का संचालन होता है, जहां बड़ी संख्याओं में छात्र छात्राएं नियमित अध्ययन के लिए आती है। ऐसे स्थिति में अलग मेला लगता है तो खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी होती है। वहीं विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं का अध्ययन भी प्रभावित होगा, साथ ही कोरोना संक्रमण का भी खतरा बढ़ेगा। अब खेल मैदान श्री राम स्टेडियम में किसी प्रकार का मेला ना लगे और ना ही खेल संघ द्वारा भविष्य में लगाने दिया जाएगा। खेल संघों के प्रतिनिधियों द्वारा इस मामले को बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जहां जिला कलेक्टर ने खेल गतिविधियों में ही मैदान का उपयोग होने का आश्वासन दिया। वहीं यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया में कोटा के खिलाड़ियों ने गुज्जर समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने इंडिया को एक स्वर्ण पदक से नवाजा है। कोटा के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को गोल्ड दिलवाकर गुज्जर समाज के खिलाड़ियों का गौरव बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में कोटा के राजेश गुज्जर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। नेपाल काठमांडू में आयोजित यूथ एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा। इस प्रतियोगिता में कोटा के 7 खिलाड़ी टीम इंडिया में शामिल हुए। टीम की कप्तानी भी कोटा के राकेश गुज्जर ने संभाली। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 33-27 से हराकर जीत हासिल की। इस दौरान भारतीय टीम में कोटा के खिलाड़ी का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। टीम में शामिल खिलाड़ी कप्तान राकेश गुज्जर, उप कप्तान कुलदीप सुमन, बंटी गुज्जर, चौकी जिला बारा, आनंद कुशवाहा, नरेंद्र कुमार, कुलदीप गोचर और हिमांशु यादव ने भी अहम भूमिका निभाई। अब खबर बाड़मेर के गड्ढा रोड से, जहां जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर के तत्वाधान में जिला युवा अधिकारी सचिन पटौदिया के निर्देशन में आज गड्ढा रोड ब्लॉक में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय गडरा रोड में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक की युवतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भीम सिंह ने कैच द रेन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानाचार्य श्री सुभाष चंद्र यादव ने संबोधित करते हुए बताया कि जल है तो जीवन है, इसका संरक्षण एवं उपाय हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षिका बिंदु बाला ने बताया कि हमारे क्षेत्र में युवतियां पिछड़ी हुई हैं। इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेकर हमें शिक्षा के साथ अन्य कौशल में भाग लेकर हमें खुद बदलाव लाना जरूरी है। अध्यापक श्रवण राम ने कैच कार्यक्रम पर आयोजित इस तरह की प्रतियोगिता के लिए नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर का आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रौनक, द्वितीय स्थान बिंदु बाला व तृतीय स्थान रचना कृतिका ने हासिल किया। स्वयंसेवक करीम दाद ने सभी प्रतियोगियों का आभार व्यक्त किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर के स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छठा पर्यटन रंगों में सरोबार नजर आया है। देश विदेश से आए हजारों सैलानियों ने आज स्वर्ण नगरी की सड़कें गुलजार हैं और यहाँ देखो वहाँ पर लोक सांस्कृतिक के रंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कालबेलिया सहित अन्य नृत्य देख करके सैलानी व स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा और वे कलाकारों के कला प्रदर्शन को एकटक निहारते रहे हैं। गोपा चौक व सोनार दुर्ग के आगे कलाकारों ने जम करके नृत्य व अपनी अनूठी कलाकारों में प्रदर्शन कर सैलानियों का दिल भी जीता है। गौरतलब यह भी है कि वर्ष 1980 के बाद क्लासिक टूरिज्म के प्रेमी विदेशियों के पांव जैसलमेर में पड़ने शुरू हुए और इसके बाद पर्यटकों की आवक से मरुस्थलीय जिले की तस्वीर संवरने भी लगी। सरकारी तंत्र ने जल्द ही जैसलमेर के पर्यटन महत्व को भांप लिया और 1989 में यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल का पहला आयोजन हुआ था और विश्व जगत में देशी विदेशी सैलानियों के बीच प्रमुख कार्निवाल के रूप में जैसलमेर पहचान बन चुका है और यह देन है विश्व स्तरीय ख्याति अर्जित कर चुके मरु महोत्सव की। पाली जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर मारवाड़ का प्रथम मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल का उद्घाटन उपखंड मुख्यालय पर सरपंच जया गुजर और भामाशाह के सहयोग से किया गया है। विशेष कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका फीता काट करके इस अत्याधुनिक एसएस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया और जानकारी सूत्रों के अनुसार 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैबोरेटरी, सभी प्रकार की रोगों की जांच और उपचार की सुविधा भी यहां मिल सकेगी। साथ ही महिला रोग विशेषज्ञ, प्रसूति महिला चिकित्सक, फोटोथेरेपी, सभी प्रकार के टीकाकरण इस अस्पताल में भी उपलब्ध होंगे और मारवाड़ में इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही सभी प्रकार के गंभीर रोगियों का इलाज भी होगा और हार्ट अटैक, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, लकवा, मिर्गी सहित अन्य प्रकार की बीमारियों का अत्याधुनिक हॉस्पिटल में उपचार किया जाएगा। सैकड़ों की तादाद में स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में मारवाड़ का प्रथम मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, तो वहीं ग्रामीणों में हर्ष की खुशी और लहर दौड़ती हुई साफ साफ नजर आई है। अस्पताल मारवाड़ जंक्शन का प्रथम अति आधुनिक हॉस्पिटल भी कहा जाएगा। बिलाड़ा क्षेत्र में बढ़ रहे मादक पदार्थों के चलने को रोकने के लिए अब ग्रामीण सामूहिक निर्णय को लेकर के नशेबाजों एवं मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों को सबक सिखाने लगे हैं। तिलवासनी गांव में मादक पदार्थों के सेवन को सामूहिक रूप से तिलांजलि देने के बाद में मंगलवार बोयल सरपंच की मौजूदगी में गांव के 36 कोम द्वारा स्मैक आदि का सेवन एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त निर्णय लिया गया। यहाँ तक कि गांव के निर्णय को नहीं मानने वालों को सामाजिक बहिष्कार तक किया जाएगा। बोयल सरपंच जयसिंह चौहान की मौजूदगी में गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक जाजम पर बैठ करके निर्णय लिया कि गांव का कोई भी व्यक्ति गांव की सरहद में स्मैक बेचते हुए पाया गया तो उस पर 21,000 रुपये का आर्थिक दंड डाला जाएगा। साथ ही 21,000 का आर्थिक दंड देने के बाद वह व्यक्ति फिर स्मैक की बिक्री करते पाया गया तो दूसरी बार 51,000 का आर्थिक दंड गांव वसूलेगा और यह राशि गवाही विकास में खर्च की जाएगी। साथ ही साथ इसी निर्णय की तरह तय हुआ कि गांव का कोई भी व्यक्ति स्मैक का सेवन करेगा तो उससे 11,000 रुपये की राशि वसूली जाएगी और दंडित होने के बाद में स्मैक का नशा करता रहा तो उससे 21,000 रुपये की राशि वसूली जाएगी।
और इस दंडनीय राशि को आरोपी जमा नहीं कराएगा या घर परिवार वाले इसे स्वीकार नहीं करते तो उस परिवार से गांव के लोग सामाजिक व्यवहार नहीं करेंगे। और इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए गोयल वासियों ने बाहर गांव के किसी व्यक्ति द्वारा आकर के स्मैक बेचते हुए पाए जाने पर उसे पुलिस के हवाले करने का और मामला दर्ज कराने का निर्णय भी लिया है। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर आज राजकीय महाविद्यालय परिसर में NSUI मारवाड़ जंक्शन नगर इकाई द्वारा कॉलेज परिसर पर विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ कार्यक्रम में मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। तो वहीं NSUI नगर पदाधिकारियों व अध्यक्ष द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। इस मौके पर आयोजक कमेटी द्वारा अतिथियों का माला व साफा पहना करके बहुमान भी किया गया। तो राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन NSUI के वार्षिक उत्सव में बतौर अतिथि प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव नीलम बिड़ला, खनन प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष यशपाल सिंह, जिला कांग्रेस प्रवक्ता रफीक चौहान सहित कई लोगों ने वहां पे स्वागत सत्कार किया है। साथ ही उपखंड मुख्यालय राजकीय विद्यालय परिसर पर इस वार्षिक उत्सव में आसपास के सभी क्षेत्र से छात्र छात्राओं ने हिस्सा भी लिया। दौलत सिंह पर कातिलाना हमला प्रकरण के आरोपी वसीर खान को इटादा में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2017 में धर्मगुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने को लेकर इनकी रंजिश थी। आपसी रंजिश के चलते वसीर खान ने दौलत सिंह पर कातिलाना हमला किया था। फिलहाल SHO बूटाराम ने जानकारी दी है कि दौलत सिंह का जोधपुर में इलाज चल रहा है। दौलत सिंह नाम के युवक के साथ चाकूबाजी की घटना हुई, तो इस पर पुलिस ने तत्परता से उसको वहां से धनों में प्राथमिक उपचार कराया और उसके बाद में बाढ़ में रेफर कर दिया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। रामगढ़ में उल्कापिंड गिरने से बने क्रेटर को विश्व में 200वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंटैक्ट 12 चैप्टर के प्रयासों से विश्व की क्रेटरों को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा रिंग आकार वाली इस पहाड़ी संरचना को विश्व के 200वें क्रेटर के रूप में संवैधानिकता प्राप्त कर दी गई है। नासा और इसरो के जियोग्राफिक अध्ययन के अनुसार इस खगोलीय मंडलीय घटना की आयु लगभग 600 करोड़ वर्ष पुरानी मानी गई है। इस क्रेटर की खोज ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत पर साम्राज्य के समय में अंग्रेजी वैज्ञानिक डॉक्टर मलेट द्वारा 1869 में की गई थी। उनकी खोज के बाद लगातार कई देशी वैज्ञानिकों ने रामगढ़ आकर अपनी अपनी रिसर्च की और इंटरनेशनल सोसाइटी को अपने रिसर्च पर प्रस्तुत किए, परंतु उन्हें पर्याप्त प्रमाण नहीं मानते हुए इसे संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। पर 12 इंटैक्ट चैप्टर कन्वीनेटर जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा बीते 9 साल से इस क्रेटर को मान्यता दिलाने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा क्रेटर पर एक सर्वे कर एक रिपोर्ट GSI के वेस्ट जोन के डायरेक्टर S त्रिवेंद्रम को सौंपी गई। तत्पश्चात 2008 में इंटैक्ट केंद्रीय कार्यालय के सीनियर जियोलॉजिस्ट और GSI के अधिकारियों द्वारा 12 चैप्टर के आह्वान पर रामगढ़ क्रेटर पर 2 दिन तक रिसर्च को और उन्होंने इसे कोबाल्ट, निकल कोबाल्ट, लोहा जैसे धातुएं प्रमाणिक साक्ष्य 12 चैप्टर को उपलब्ध कराए। रिसर्च टीम को 5 सदस्यीय टीम ने अपने प्रमाणिक रिपोर्ट रिसर्च के बाद 12 चैप्टर को सौंपी, जिससे चैप्टर द्वारा GSI वेस्टर्न जोन केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली इंटेक को भेजा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्यालय ने इसको भारत सरकार संबंधित मंत्रालय से मान्यता दिलवाए जाने के प्रयास किए। इस रिपोर्ट के आधार पर एक ब्रिटिश वैज्ञानिक केक मांटी और वुल्फ जी ने अपना शोध पत्र इंटरनेशनल सोसाइटी और प्रस्तुत किया। इसमें इंटेक्ट 12 चैप्टर की सर्वे रिपोर्ट का आधार बनाया तथा संवैधानिक मान्यता के लिए आवश्यकता साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने संपूर्ण रूप से प्रमाणित माना जाता है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त कैटर्स की सूची में रामगढ़ कैटर को 200वें नंबर का स्थान मिला। इंटरनेशनल सोसाइटी की मान्यता के पश्चात यह हिंदुस्तान के संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्रेटर में तीसरे क्रेटर एवं राजस्थान का पहला संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्रेटर घोषित हो गया। तो रामगढ़ इम्पैक्ट मेट्रियोटिक क्रेटर को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद एक और जहां देशी विदेशी वैज्ञानिकों की आवाजाही बढ़ेगी, वहीं सैलानियों का आकर्षण का केंद्र भी रहेगा।
बारां जिले में रोजगार की विपुल संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। विश्व के जितने भी क्रेटर्स हैं संवैधानिक मान्यता प्राप्त, उसमें रामगढ़ के इस रिंग आकार क्रेटर को, जिसका कि व्यास 3.2 किलोमीटर है और जो लगभग 200 मीटर ऊंचाई का है, 200वां स्थान मिला है। ये हिंदुस्तान का तीसरा संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्रेटर है और राजस्थान का पहला संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्रेटर है। इसके संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद ये हम सभी के लिए और पूरे समूचे राजस्थान के लिए, एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक अद्भुत आश्चर्य का विषय बन गया है। बॉलीवुड के हैंडसम और टैलेंटेड अभिनेताओं के लिस्ट में एक नाम शाहिद कपूर का भी शामिल है। आज यानी 25 फरवरी को वे अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। शाहिद के फिल्मी करियर काफी दिलचस्प रहा। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने सिर्फ अपने दम पर सफलता हासिल की। इसके लिए उन्हें उन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर कलाकारों को करना पड़ता है। आपको बता दें कि शाहिद ने अपने करियर की शुरुआत में बैकग्राउंड डांसर से किया था। 1999 में रिलीज हुई फिल्म ताल में बतौर बैकग्राउंड डांसर उन्होंने काम किया। आज उनके जन्मदिन पर आइए नजर डालते हैं कैसा रहा शाहिद का फिल्मी सफर। शाहिद कपूर को उनके करियर का सबसे बड़ा मौका 2003 में रिलीज हुई फिल्म इश्क विश्क में मिला। इस फिल्म में उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। इस फिल्म में अमृता राव उनके अपोजिट नजर आई थी। शायद अमृता की ये डेब्यू फिल्म बड़े पर्दे पर सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। शुरुआती सफलता के बाद भी शाहिद का करियर पटरी पर नहीं आ पाया। इसके बाद भी उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म के बाद फिदा, दिल मांगे मोर, दीवाने हुए पागल, शिखर और 36 चाइना टाउन जैसी लगातार फ्लॉप फिल्में दी। आखिरकार 2006 में फिर से शाहिद की किस्मत चमकी। उन्हें सूरज बड़त्याजा की फिल्म विवाह में काम करने का मौका मिला। साल 2006 में आई फिल्म चुप चुपके में शाहिद ने एक गूंगे लड़के का किरदार निभाया था। इस किरदार से शाहिद ने फैंस को अपने कॉमेडी से भी रूबरू करवाया। विवाह में एक बार फिर शाहिद अमृता राव के साथ नजर आए। फिल्म में शाहिद के किरदार और उनके गुड लुक्स ने फैंस को दीवाना बना दिया। साल 2007 में शाहिद करीना के साथ फिल्म जब वी मेट में नजर आए। वहीं फिल्म कमीने के साथ शाहिद ने अपने क्यूट, स्वीट, इनोसेंट बॉय की छवि को तोड़ने का काम किया। शाहिद के करियर में एक पल वो भी आया जब उन्होंने जब वी मेट, कमीने, हैदर, उड़ता पंजाब और कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्में दी। शाहिद कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सिर्फ अपने अभिनय से ही नहीं बल्कि अपने गुड लुक से भी दिलों को जीता है। यूं तो उनकी पहली फिल्म से ही लड़कियां उनकी दीवानी थी और आज भी इस दीवानगी का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड के चार्मिंग एक्टर का यह साल बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस साल उनकी जर्सी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म के बाद वो अपने फिल्म योद्धा में भी नजर आएंगे। तो न्यूज़ 19 की तरफ से शाहिद कपूर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वही खबर सिकराय से, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को सैनिटाइज किया गया। दौसा जिले के सिकराय के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बडली में आज स्थानीय स्टाफ एवं एसएमसी अध्यक्ष पप्पू सिंह गुर्जर ने संपूर्ण विद्यालय परिसर एवं कमरों का सैनिटाइज करवाया। विद्यालय में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगवाए गए। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष पप्पू सिंह, संस्था प्रधान दिनेश कुमार, विजय सिंह, राजेश शर्मा, पीटीआई, रामा अवतार भट्ट, हाकिम सिंह, युनेंद्र सिंह एवं विद्यालय के बालक उपस्थित रहे। वही खबर सिकराय से, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को सैनिटाइज किया गया। दौसा जिले की तहसील सिकराय के ग्राम बुडली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानीय स्टाफ एवं एसएमसी अध्यक्ष पप्पू सिंह गुर्जर ने संपूर्ण विद्यालय परिसर एवं कमरों को सैनिटाइज किया एवं विद्यालय में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगवाए। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष पप्पू सिंह, संस्था प्रधान दिनेश कुमार, विजय सिंह, रमेश शर्मा, पीटीआई, रामा अवतार भट्ट, हाकिम सिंह, युनेंद्र सिंह एवं विद्यालय के बालक उपस्थित रहे। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने पिछले साल दलित समाज को लेकर के
की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें केस खारिज करने और हाजी पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। इसी मामले पर गुरुवार को चंडीगढ़ में सुनवाई होगी और युवराज पर कोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा पुलिस ने SC/ST के तहत हाजी थाने में केस दर्ज किया था। टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच में स्थिति मजबूत कर ली। पिंक बॉल से खेले जा रहे मोटेरा टेस्ट की पहली पारी में इंग्लिश टीम सिर्फ 112 रन बना करके आउट हो गई, तो वहीं इंग्लैंड के 10 में से 9 विकेट स्पिनर्स ने झटके हैं। बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने 6 विकेट लिए। उन्होंने लगातार दूसरी पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। तो वहीं ऑफ स्पिनर R अश्विन को भी 3 विकेट मिले। वे सीरीज में अब तक सबसे ज़्यादा 20 विकेट ले चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज गुरुवार को चुनावी राज्यों में हुंकार भरेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पांडिचेरी पहुंचेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह असम का दौरा करेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। खास बात तो यह है कि तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में केवल कुछ महीनों का ही वक्त रह गया और 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी लंबे समय से सक्रिय बनी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक बड़ा झटका दिया। तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 769 रुपये से बढ़ करके 794 रुपये तक हो गई है। बढ़े हुए दाम आज फरवरी 2021 से लागू होंगे। और वहीं बता दें कि इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी की गई। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपये तक का इजाफा किया गया। संपत्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि एक विधवा महिला मायके पक्ष के उत्तराधिकारियों को संपत्ति दे सकती है और कोर्ट का कहना है कि हिंदू सेक्शन एक्ट के तहत हिंदू विधवा महिला के पिता पक्ष के लोगों को अजनबी नहीं समझा जा सकता और उन्हें संपत्ति सौंपी जा सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने गुड़गांव के एक परिवार के मामले में यह फैसला सुनाया। पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी है। आज बांदीकुई के विधायक GR खटाना का और दौसा के निवर्तमान जिला प्रमुख गीता खटाना का जयपुर में ग्रामीणों ने स्वागत सत्कार किया। आज बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक GR खटाना और दौसा के निवर्तमान जिला प्रमुख आदरणीय गीता खटाना का गुड़ाकला के आसपास दर्जनों गांव के लोगों ने जयपुर पहुंचकर राजेश पायलट भवन में विधायक खटाना का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। मिठाई बांटकर पटाखे चलाए और जमकर आतिशबाजी की। और ग्रामीणों ने कहा कि गुड़ाकटला को उप तहसील बनाने की बहुत ही पुरानी मांग चली आ रही थी, जिसे विधायक खटाना ने पूरा करवा दिया। वहीं गुड़ाकटला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाया गया है। इसके लिए सभी ग्रामीणों ने विधायक खटाना का आभार व्यक्त किया। विधायक खटाना ने चुनावों से पूर्व जनता से 10 वायदे किए थे, जिसमें एक वायदा गुड़ाकटला को तहसील बनाने का भी था, उसे भी पूरा करवा दिया गया है। आज इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष तेज सिंह सिर्राहा, गुड़ाकटला सरपंच कैलाश चौधरी, चंदोरा सरपंच मनसुख गुज्जर, मान सिंह रेहड़िया, सीताराम, मगन लाल शर्मा, रमेश पनियारा, सरपंच हाजरी लाल मीणा, गादरवाड़ा, रामदयाल चौबीड़वाला, राजू महावर, रतिराम मोहारी, महेंद्र यादव सहित सैकड़ों लोगों ने आभार व्यक्त किया। आज की खास खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।